कक्षा 8 में पढ़ने वाली एक छात्रा, नाम जिसका अतुल शर्मा। वो लड़की जब अपने घर से स्कूल के लिए जाया करती थी तो रास्ते में उसे पड़ता था कबाड़ी बाज़ार। कबाड़ी बाज़ार उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ में बहुत ही मशहूर है। दरअसल यहाँ पर वेश्यावृत्ति जो होती है, यहाँ पर दूर दराज से लड़कियों को उठा उठा कर लाते थे और लाने के बाद कोठों पर बिठा दिया करते थे और उन कोठों पर उन लड़कियों से मिलने के लिए पुरुष आया करते थे। तो जब वो लड़की अपने स्कूल जाती थी तो घर से साफ हिदायत दी जाती थी कि तुम जा जरूर रही हो, लेकिन कभी ऊपर को मुंह उठाकर मत देखना, कभी चेहरा मत उठाकर देखना। अब उस रास्ते से जब गुजरते थे तो कई दुकानदार भी वहाँ जान पहचान के मिलते थे। तो दुकानदार पूछते थे कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? वो कहती थी मेरा नाम अतुल शर्मा है। किसकी बेटी हो? तो कहती थी कि मैं उनकी बाबूजी की बेटी हूँ। अच्छा, बाबूजी की बेटी हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, लेकिन कभी नज़र उठाकर मत देखना, क्योंकि यहाँ अच्छे लोग नहीं रहते। बस ये दिमाग में घर कर गया कि ये अच्छे लोग क्यों नहीं हैं, क्या बात है, इनमें क्या कमियां हैं। तभी उस लड़की ने एक संकल्प लिया और संकल्प ऐसा लिया कि मुझे अपनी ज़िंदगी में इनके लिए कुछ काम करना है। और तभी एक संकल्प के नाम से एक एनजीओ भी बनाया और लगभग 30 साल से उनकी जितने भी कोशिश कर सकते थे, जितनी भी मदद कर सकते थे। एक कहानी मैंने उनकी पहले भी सुनाई है, उस कहानी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा, आप देखना कि वाकई बड़ी दिलचस्प कहानी है। आज हम उन्हीं शख्सियत के साथ हैं जिनका नाम अतुल शर्मा है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितनी ही लड़कियों की मदद की है। यह आज हमारा उनसे मिलने का बड़ा ही शानदार सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, आपकी ज़िंदगी में तो कहानियों की भरमार है। 30 साल से आपने ये संकल्प बनाने के बाद जो मानव तस्करी है उस पे काम किया है। आज हमें कौन-सी कहानी सुनाएँगी? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। मैं आज रोली है एक बच्ची जिसने ज़िंदगी में मात्र वो 16 साल जी सकी। हुँ। मैं केवल उसकी एक कहानी आपसे शेयर करूँगी। हुँ। हो सकता है कहीं भावुक हो जाऊँ, उसके लिए पहले से क्षमा चाहूँगी आप लोगों से। बच्ची, छोटी-सी बच्ची जिसको ढंग से ये भी याद नहीं मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। ये याद है बस कि बहुत लाड प्यार में पली, बहुत मुश्किलों से घर में जन्म हुआ, उससे पहले कोई बच्चा नहीं था और फिर बाद में भी कोई और बच्चा नहीं था, तो माँ-बाप की बहुत लाडली थी। और माँ का ऐसा मानना था, जैसा रोली बताती थी कि सपने में उसको दुर्गा दिखाई दी, माँ दुर्गा दिखाई दी, जो पैर में जिनकी रोली लगी हुई थी और अगले दिन ही उनको पता लगा कि वो शायद गर्भ से हैं। हुँ। बड़े बहुत खुशियाँ भी मनाई गई। जब बच्ची पैदा हुई तो माँ ने रोली लगाना शुरू किया, नाम भी रोली रखा और पैर में हर दिन स्नान के बाद में रोली लगाना शुरू कर दिया। रोली मतलब? रोली मतलब जो आलता, महावर जिसे भी हम कहते हैं, पैरों में लगाया जाता है लाल रंग, हुँ। जो मतलब सुख समृद्धि का प्रतीक भी मानते हैं, तो वो रोज़ लगा रही थी उसको। हुँ। और इतना लाड़ प्यार था कि स्कूल जाने जैसी किसी बात के बारे में तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था माँ ने। लेकिन पिता इस बात को सोच रहे थे, 4-5 साल की वो हो गई थी, तो तब उन्होंने ज़िद की कि भई अब ये स्कूल जाना चाहिए। माँ तब भी तैयार नहीं थी कि मैं अपने से अलग नहीं करूँगी 1 मिनट भी। लेकिन फिर भी पिता एक फ़ॉर्म लाए, वो भरा और बड़ी मिन्नत समाजत के बाद में माँ तैयार हुई कि ठीक है। तैयार हो गई, ड्रेस वरेस पहन ली और बच्ची को छोड़ने दोनों चल दिए। पिता तो उसको अपने साथ ले जाने के लिए और माँ दरवाज़े तक छोड़ने के लिए आई। दरवाज़े पे जैसे ही वो पहुँची, तैसे ही माँ को याद आया कि आज रोली नहीं लगाई हुँ। और वो भाग के गई कि अभी रुको, मैं रोली लेके आती हूँ। और वो जैसे धक्के रह गई कि आज रोली नहीं लगी, हुँ। पता नहीं क्या अपशगुन हो जाएगा। हुँ। और वो जैसे रोली लेके आई तो लेकिन वो छोटी बच्ची थी, उसने झपट के माँ के हाथ से ली कि नहीं आज अब मैं जूते नहीं उतारूँगी, हुँ। मैं नहीं उतारूँगी, आके लगाना। हुँ। तो माँ चुप हो गई और माँ ने बस इतना कहा, बेटा मैं यहीं रोली तेरा इंतज़ार करूँगी, जल्दी आना हुँ। और तब रोली लगाऊँगी फिर तुझे। और वो चली गई। सच्चाई तो ये है कि उसके बाद रोली कभी नहीं लौटी, हुँ। क्योंकि जब वो स्कूल से, पापा ने भी कहा जब स्कूल में छोड़ा कि बेटा मैं आऊँगा लेने, इतने मत जाना। हुँ। बस बाहर निकली तो एक आदमी था जो आया और कहने लगा तुम्हारे पापा ने मुझे भेजा है, उनको टाइम नहीं लग रहा है, अपने ऑफिस में है और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। इतनी छोटी बच्ची ये जानने की स्थिति में नहीं थी, या मैं कहूँ कि इतने साल पहले शायद इतनी जागरूकता नहीं थी कि बच्चे ये समझ सकें हमें अपने पेरेंट्स के अलावा किसी और के साथ नहीं जाना है, या रिक्शा लगी हुई है, पैदल जाते थे या लोग घर से आ जाते थे लेने। और वो उनके गोद में चढ़ गई हुँ। और सो गई। हुँ। थकी हुई थी, पहली बार घर से दूर हुई। उसके बाद जागी तो यहाँ थी। उसे नहीं पता मैं कहाँ थी, कितना दिन चली, कितना टाइम चली, कितने घंटे लगे, कुछ पता नहीं उसको। यहाँ वो जागी, जाग के रोने लगी
एक सेकंड मैं आपकी बात रोक रहा हूँ बीच में। जब ये घटना हुई थी तो कौन से सन की रही थी घटना? और वो बच्ची कितने साल की थी? ये 2007 की बात है, हुँ, जो उसका अंत समय जब पूरा हुआ, ये 2007 में हुआ और तब वो लगभग 16 साल की थी। नहीं, जब वो अपने घर से गायब हुई घर थी। से गायब हुई तो आप उससे लगा लीजिए कि वो लगभग भी मैं समझती हूँ कि शायद 90s की बात है वो 90 1990 के आसपास। हाँ, और कुछ वो ऐसे। ऐसे रही होगी 4 2-3 साल के हाँ, आसपास। 2-3 साल 4-5 साल की 4-5 थी वो साल उस की। समय। तो उसके बाद यहाँ जागी, उठते ही मम्मी चाहिए, पापा चाहिए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था हुँ, रहने वाला। कुछ दिन बहलाया, फुसलाया, अभी आ जाएगी मम्मी, अभी आ जाएगी, कोई नहीं। वो लेकिन सुंदर थी तो सभी लोग खिला रहे थे और फिर उनको आगे दिख भी रहा था कि एक अच्छी लड़की तुम्हें मिल गई है, हुँ, सस्ते दामों मिल गई है, तो आगे पैसा कमा के देगी। बड़ी होती गई और वहीं उसी सब में लग गई। हुँ, मेरी भी कोई बहुत बात कभी नहीं हुई। देखती मैं सुंदर सी बच्ची है, थोड़ी सांवली सी थी, हुँ, लेकिन अच्छी लगती थी। दिखती थी जैसे बंगाली हो। हुँ, मालकिन के सामने हमेशा बात करना संभव नहीं होता। हुँ, लेकिन एक दिन मैं बड़ा हैरान हुई कि ये 2007 के आसपास की बात है कि मुझे फ़ोन आया उसी मालकिन का, जो मुझसे बेहद एक रंजिश जैसे रखती थी। रंजिश तो मुझसे सभी रखती थी हुँ, ज़्यादातर, लेकिन वो रखती थी और उसने मुझे बहुत ही भारी आवाज़ में कहा कि आप आ जाओ, हुँ, रोली आपसे मिलना चाहती है। हुँ, मैंने कहा रोली? मैं मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हुँ, मैं बिल्कुल एकदम उठी, ऐसे ही ऑफ़िस में बैठी थी और ऐसे ही उठ के चल दी। वहाँ पहुँची तो रोली एक बेंच सा था जिस पे मतलब 2 बेंच जोड़ के एक बनाया हुआ था, उस पे लेटी हुई थी एक गद्दा सा डाल के और बहुत कमज़ोर और बहुत ही मतलब लग ही नहीं रही थी ये वो रोली है। हुँ, और वो मालकिन भी, उसकी भी आँखों में आँसू थे। हुँ, आज मुझे कुछ ये भी नहीं लगा क्योंकि उसके बुलावे में मैं गई थी तो मुझे कोई डर भी नहीं लगा कि भई आज ये मुझसे बदतमीज़ी से बोलेगी या मुझे इससे बात नहीं करने देगी। मैं सीधा रोली के पास गई, मैंने कहा बेटा तुम मुझे बुला रही थी? तो उसने कस के मेरा हाथ पकड़ा हुँ, और मैंने उसे मैं नहीं समझ रही थी कि ये बीमार है। मैंने सोचा ये सब है, ऐसी जगह पे है तो कमज़ोर है जो भी है और कम उम्र में धंधे पे लगा दिया तो इसलिए। मैंने उसे कंधे से लगा लिया। मेरे किसी साथी ने वो फ़ोटो भी क्लिक किया। तो अब वो मुझे कहने लगी कि मैं सारी बातें बताई कि किस तरह आई यहाँ, क्या हुआ। फिर वो आगे ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी, साँस भी उसको चढ़ रहा था। तो मैंने मालकिन से पूछा उसकी कि क्या है, कहना क्या चाहती हो? मुझसे क्या मदद चाहिए बच्ची के लिए? क्या इसके घर ढूँढना है? क्या करना है? तो उसने कहा नहीं, इसकी अब वो स्थिति नहीं रही कि ये घर जाए। ये तो अब अंत समय है, कभी भी। हुँ, डॉक्टर ने हमें कह दिया घर ले जाओ, ये 10 दिन जी सकती है, 5 दिन जी सकती है या 5 घंटे या 5 मिनट भी नहीं। अभी तो मेरे लिए ये बड़ी कठिन परीक्षा का समय था। हुँ, मैंने कहा फिर भी अब मुझसे क्या और हुँ, क्यों ऐसी स्थिति हुई? तो उसने बताया कि ऐसा हुआ। अब वो बीच में टोक के जो उसने मुझे बात कही वो मैं कभी नहीं भूलती, आज तक भी नहीं भूली। हुँ, मैंने कहा रोली तुमने उसके बाद कभी रोली नहीं लगाई जब मम्मी से बिछड़ गईं? हुँ, तो उसने कहा नहीं, एक बार ये शबनम अम्मा ने लगाई थी हुँ, रोली। मैंने कहा आपने लगाई थी? तो उसने नीचे सिर झुका लिया। तो उसने कहा नहीं मेरे गाल पे लगाई थी, हुँ, क्योंकि मैं किसी के साथ सोने के लिए तैयार नहीं थी हुँ, और इसलिए मेरे गाल पे रोली लगी। माँ ने इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि मेरे गाल पे लाल छप गया था। ओहो! तो फिर भी मैंने उसको कहा कि कहीं अच्छी जगह लेके जाएँगे, हुँ, ठीक हो जाओगी तुम, यहाँ से मैं लेके जाऊँगी। तो मालकिन ने कहा अब नहीं है वो समय, क्योंकि मैं भी पाप की भागी हूँ। हुँ, मैंने इसको इस सब पे लगाया और आज ये एचआईवी पॉज़िटिव है। ओहो! समय नहीं है इसके पास अब। हमें भी तब पता चला जब मतलब पता लगा कि इसने हम मैंने कहा तुम्हें कितना डाँट के कितना हम बाँटते हैं कंडोम्स और फिर भी तुम ये सब। तो उसने कहा कि नहीं ये इसने हमें ये एहसास नहीं होने दिया। हुँ, ये ऐसे ही बिना किसी प्रिकॉशन के ऐसे ही रही सबके साथ। हमसे ले लेती लेकिन यूज़ नहीं करती थी या शायद अपनी ज़िंदगी देने पे तुली हुई थी। हुँ, मैंने उससे पूछा कि अब तुम मुझसे क्या चाहती हो बेटा? हुँ, मेरे घर चलोगी? हुँ, जो भी समय है हम दोनों एक साथ काटेंगे। हुँ, तो उसने कहा नहीं, अब वो समय नहीं है। आप मुझे रोली लगाओगी? हुँ, क्योंकि मेरी माँ इंतज़ार कर रही होगी। रोली हाथ में लेके। मैंने कहा कि रोली लेके आओ, इसके लगाएँगे। हुँ, लेकिन मैंने उसको ऐसे कस के खींचा अपने उसमें लिया हुआ था और मुझे लगा कि अब है नहीं वो। धीरे से लिटाया तो वो वाक़ई नहीं थी हुँ, और फिर
हमने दोनों ने उसके पैरों में रोली लगाई, शबनम ने भी, मैंने भी। एक नहीं दो माँ थी हम। अब ना वो कोई धंधे वाली औरत थी, ना मैं किसी एनजीओ से कोई पुनरुद्धार करने के लिए निकली थी। केवल 2 माएँ थी जो उसे अंतिम विदाई दे रही थी। शायद उसकी माँ लगाती, उसकी शादी करती, महावर लगाती, सब कुछ करती। वो आज करके हमने अंतिम विदाई उसको दी। और मैं कभी नहीं भूल पाई इस बात को कि एक टीस है आज भी, इतने साल के बाद भी, कि हो सकता है वो अगर अपना घर बता पाती तो एक दिन मैं उसकी माँ के पास ज़रूर जाती, उसको बताती कि तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ। पर फिर लगा अच्छा ही हुआ वो नहीं बता पाई बच्ची, क्योंकि अभी तो माँ ने सब्र कर लिया होगा, हो सकता है कोई और बच्चा भी हो। तब ये सुन के शायद वो सब्र ना कर पाती। बस ऐसे हमने रोली को विदा कर दिया। फिर आपकी पहली मुलाकात हुई रोली से उस कोठे पर, वो कोठा नंबर याद है आपको, कौन सा कोठा था? वो मत पूछो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ये नहीं पूछते। तो पहली मुलाकात तो कम से कम हाँ, मुलाकात याद है, क्योंकि वो ऐसे बैठी थी, यूँ सामने बैठी थी। मैं जाके मेरा जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता था, मतलब मालकिन को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि आप ना उन लड़कियों को कोठे से निकाल के हाँ, आज़ाद ज़िंदगी देती आज़ाद थी। ज़िंदगी भी दे रहे थे, और कहीं किसी के साथ कुछ हो रहा था तो उसको डांट डपट भी रहे थे। पुलिस केस भी बहुत लोगों के खिलाफ कराए। ना उनके जो मतलब एक तरह से दलाल थे उनको पसंद नहीं आता था, इनको भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैं जबरन जाती थी। तो मेरी एक साथी थी और हम दोनों जाके बेंच पे बैठे, और वो सामने नीचे घुटनों में मुँह दिए बैठी हुई थी। तो मैंने यूँ ही कहा, मैंने कहा हेलो। तो उसने ऐसे करके देखा मुझे, और बड़ी मतलब बड़ा बहुत ही अजीब से ढंग से उसने मेरे से निगाह फेर ली। मैंने कहा पता नहीं इसने क्या समझा रखा होगा, पर मुझे वो जैसे मन से में बस गई। इतना सांवला सा उसका वो था चेहरा। और फिर मैं दोबारा गई, 2-3 बार गई। तो एक बार मैंने ऐसे ही इशारे से पूछा कि मालकिन ज़रा सा इधर उधर हुई कि ये क्या है, ऐसे करके पूछा। तो उसने कहा पैसे के लिए। मैंने उसको इशारे से कहा कि मना नहीं कर सकती थी, कि मालकिन मारती फिर। ये 3 इशारे में पहली बार बात हुई। और हम जनरली क्या करते हैं कि हमेशा मैं एक छोटी पर्ची रखती हूँ जिसमें मेरा फ़ोन नंबर या मेरे साथियों का किसी का भी हो, तो हाथ उसको लेने के बहाने या कैसे भी उसको करने के उनके हथेली में दबा देते हैं। जिस लड़की को रखना होता है वो अक्सर मुट्ठी बंद कर लेती है, और ज़्यादातर 90% हमारे साथ हुआ कि मुट्ठी बंद कर लेती हैं। नंबर उसके पास भी था, 1-2 बार उसने फ़ोन भी किया, लेकिन अपनी आप बीती कभी नहीं बताई। बस वो यही कहती रहती कि आप आती हो तो मुझे अच्छा लगता है, मैं बात नहीं करती हूँ तो क्या हुआ, पर मुझे अच्छा लगता है। मैं पूछती किसके नंबर से बात कर रही हूँ, बोली कस्टमर है। सभी कस्टमर तो नहीं करते ना, कोई कोई कस्टमर अपना फ़ोन दे देता तो मैं बात कर लेती हूँ। तो इतनी बस बात हुई थी, तो बहुत ज़्यादा कुछ इंटीमेसी भी नहीं थी। ऐसा भी, ऐसे तो सभी लड़कियों से मेरी हमेशा होती रहती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अंदर इतना दर्द, इतना सब चीज़ें। वो नन्ही सी बच्ची दबाए हुए है, और मात्र 16-17 साल की उम्र थी जब वो विदा हो गई इस दुनिया से। बस शायद मुझे कभी-कभी ये तो लगता है कि एक तसल्ली होती है कि उसके पैर में रोली लगाई, हो सकता है उसकी माँ की आत्मा को भी कहीं शांति, उसको उसके वजूद को कहीं शांति मिली हो, और उस बच्ची को भी लगा हो कि किसी माँ ने तुम्हारे लगाई हो। शबनम से लगा हो या ना लगा हो, लेकिन हो सकता है मेरे छूने से उसे लगा हो, क्योंकि जिस तरह से वो मेरे गले लगी हुई थी आखिरी समय में, वो उसकी पकड़, वो उसका मुझसे जैसे छूटना नहीं चाहती, जैसे जाना नहीं चाहती, वो मैं कभी नहीं भूल पाई, शायद भूल भी नहीं पाऊँगी कभी। वाक़ई कोई भी नहीं भूल सकता जिसने अपनी आँखों से ये सब मंज़र देखा हो कि एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र अभी 3-4 साल नहीं है, वो अपने घर से जाती है स्कूल पढ़ने के लिए, लेकिन अचानक से गायब हो जाती है। और किस सिचुएशन में वो यूपी के मेरठ के भी एक कबाड़ी बाज़ार में, जहाँ कोठे संचालित होते थे, वहाँ पहुँच जाती है। और उसने कसम खाई थी कि शायद मैं जीना नहीं चाहती, और इसलिए शायद उसने जो प्रिकॉशन होती है उसने प्रोटेक्शन का उसने इस्तेमाल नहीं किया, और उसने एक बीमारी, एड्स जैसी बीमारी को जानबूझ के जन्म दिया था, ताकि वो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से हमेशा के लिए मुक्ति पा जाए। और क्योंकि जिस हालत में थी उस हालत में अपने घर वापस जाना नहीं चाहती थी। तो वाकई उसे पता नहीं, लेकिन वाकई ये अपने आप में बड़े भावुक करने वाले लम्हे, क्योंकि वे हम तो एक महसूस कर सकते हैं, और अतुल मैम ने उसे जिया है उस उन लम्हों को। तो उम्मीद करता हूँ ये किस्सा आपको वाकई झकझोर दिया होगा, आपको बड़ा अंदर से परेशान कर दिया होगा। और इस किस्से को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप आज भी, मतलब ये ऐसा नहीं है, दौर हले भले कि बदल चुके हैं। पहले तरीके और थे लड़कियों को गायब करने के, उन्हें मानव तस्करी के, लेकिन अब और तरीके हो चुके हैं। मोबाइलों से दोस्ती करते हैं, उनसे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप कर लेते हैं, उनके सुख दुख
बांटने की कोशिश करते हैं और मौका मिलते ही उन लड़कियों को लेके कहीं ना कहीं दूर चले जाते हैं अपने परिवार से, अपने घर से। तो इसलिए आप कहीं इस झमेले में, कहीं आप इस चक्कर में ना फंस जाएं। तो यही कारण है ऐसी कहानियों को सुनाने का उद्देश्य है। तो आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।